हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में गाइडलाइन पूरी जारी हो चुकी है। जी हाँ, टेक्निकल किस प्रकार से आपको काम करना है सारी चीज़ें जारी हो चुकी हैं और पूरी गाइडलाइन की बातचीत करेंगे इसमें। और योग्यता की बात पे सब लोगों का प्रश्न इसी है कि सर ये किस प्रकार की योग्यता की बात कर रहे हैं कि फॉर्म के इशू डेट से, गाइडलाइन जियो जारी होने के डेट से, या वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर कई बड़े तबके, कई बड़े डिप्लोमाधारियों के ऊपर यहाँ पर खड़ा होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं पूरी पीडीएफ की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीडीएफ को देख लेते हैं। पहला पीडीएफ है ये टेक्निकल पीडीएफ के नाम से। इसमें लिखा है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 सहायक अध्यापकों के पदों पर आयोजित आपकी भर्ती परीक्षा 1,60,46,060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए तकनीकी ऑपरेशन संबंधी दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं नोट में कि परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती तो अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक आवेदन पत्र भरा जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयता क्रम में भरा जाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन फॉर्म को फाइनल सेव करने से पूर्व जितनी भी प्रविष्टियाँ उसको जांच कर लेना, नहीं तो बाद में कोई भी इसमें संशोधन होगा वगैरह। ये टेक्निकल टर्म कुछ दिए गए हैं कि किस प्रकार से आप वरीयता, देखिए जो आपका जनपद जहाँ जहाँ लिखा रहेगा उस जनपद के आगे बस आपको वरीयता क्रम में वहाँ पे डिजिट लिखना रहेगा। जैसे आपका आगरा को चौथा नंबर पे रखना है तो वहाँ पे 4 रख देंगे, अलीगढ़ को दूसरे पे, प्रयागराज को पहले पे, तो आप उस हिसाब से लिख देंगे। जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो सब सीरियल वाइज 1 2 3 4 के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने वरीयता किस प्रकार की दी है। ठीक है, बाकी ये सबमिट कर दीजिए। अब आप चलते हैं मेन गाइडलाइन की तरफ। गाइडलाइन में क्या क्या दिया गया है, तो ये हम लोग आ गए हैं यहाँ पर गाइडलाइन में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश विशिष्ट शिक्षा परिषद में परीक्षाफल दिनांक 12 मई को आपका आया है और इसके बाद 1,46,060 अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए यहाँ पर मान्य है जो भी है। तो 13 मई 2020 के अनुक्रम में आपके आवेदन पत्र के लिए पात्रता क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। शैक्षिक अर्हता एवं आयु, उत्तर प्रदेश विशिष्ट शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 तथा संशोधित में उल्लिखित सुसंगम आपकी ये हैं प्रावधान। राष्ट्रीयता आपकी होनी चाहिए। आरक्षण आपके ये प्रदेश में लागू जो है वो होगा। वैवाहिक स्थिति के बारे में यहाँ पर आरक्षण देखिए, भूतपूर्व सैनिक का, दिव्यांग का, स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित का, उसी अनुसार चलेगा। वैवाहिक स्थिति आपके एक से अधिक अगर आपकी है जीवित पत्नियां या पति, तो ऐसे में अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा। इसका आपको एफिडेविट देना होगा या जो सर्टिफिकेट होता है वो देना होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। चरित्र क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और ये नियुक्ति के समय अभ्यर्थी के सत्यापन अनिवार्य होगा। और अर्हता तिथि, अभ्यर्थी के समस्त शैक्षणिक अंक पत्र और प्रमाण पत्र तथा अन्य अभिलेखों का निर्धारण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन की तिथि से होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये विज्ञापन कब आया है, निर्धारण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन है उस विज्ञापन से पहले का। तो पहले देखिए एक जियो आया था आपका, कौन सा, एक जियो आया था आपके फॉर्म भरने का। ठीक है, और फिर उसके बाद परीक्षा का जो है 6 तारीख को आपका परीक्षा है, तो उस तारीख से पहले आपका होना चाहिए। सीधी और स्पष्ट बात यहाँ पे लिखा गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं रिक्तियों का निर्धारण। तो ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में जितने भी 1,46,060 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश विशिष्ट शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 14 के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या निर्धारित की गई है। आवेदन की प्रक्रिया, आप किसी भी अभ्यर्थी को हार्ड कॉपी में आवेदन नहीं करना है। इच्छुक और अहर्य अभ्यर्थियों को विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट पर आपकी संगत सूचनाओं सहित ऑनलाइन ई आवेदन करना है। फिर इसके बाद आपका अपने हिसाब से आप करेंगे जो आरटीई एक्ट 2009 के तहत सारे क्रियाकलाप होंगे और ये इस हिसाब से आपका प्रतिशत जो होगा ये तैयार किया जाएगा। ठीक है, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन प्रशिक्षण और आपकी इन लोग का 10% और सहायक अध्यापक भर्ती का 60%। बाकी भारांक जो शिक्षा मित्र बंधु हैं उनको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि कौन कौन से मान्य हैं, कौन कौन सा ये ब्रिज कोर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। बीएड के लिए एनसीटी के द्वारा जो भी क्रियाकलाप है 6 महीने के अंतर्गत आपका ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। बाकी ये नोट यहाँ पर दिया गया है, सारी क्रियाकलाप है। अब यहाँ पे देखिए वन टाइम पासवर्ड की बात की जा रही है। अभी तक आपका
मोबाइल नंबर जिनका उपलब्ध नहीं हो पाया है या जिनका खो गया है, तो मोबाइल नंबर संबंधित संशोधन हालांकि अब इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने 13 तारीख को जो विज्ञप्ति जारी की है, 16 तारीख को जो न्यूज़पेपर के जरिए जो चीज़ निकाली गई है, तो ये सभी को पता है। 16 या 17 तारीख को यानी कल तो न्यूज़पेपर के जरिए भी जो चीज़ निकाली गई, तो ये सबको पता है कि मोबाइल नंबर के लिए अपडेट देने का होगा प्रावधान। तो अभी रिसेंटली वेबसाइट लॉन्च की गई है, तो अभी इनकी वेबसाइट सही से नहीं चलेगी, आपको पता है पहले से ही। ठीक है, अभी देखेंगे वेबसाइट में तो कई ढेर सारी खामियां देखने को मिलेंगे, जैसे कि अब देखिए मैं इनकी वेबसाइट पे आ गया। वेबसाइट में देखिए क्या लिखा हुआ है, अंतिम तिथि। अभी यहाँ देखिए थोड़ी ना होता है, आवेदन की प्रारंभ तिथि एक जगह लिखी जाएगी, एक जगह अंतिम तिथि लिखी जाएगी, ठीक है ना। तो अभी इनको कई टेक्निकल फॉल्ट होंगे, ऐसा हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं, इनकी वेबसाइट में ऐसा ही देखने को मिलता है। हालांकि जल्दी ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। और सबसे पहले जिनका मोबाइल नंबर एक्टिवेटेड मोड में नहीं, उनको पहले प्रावधान दिया जाएगा, जैसा 68,500 में हो, तो वैसे ही होगा यहाँ पे ऑनलाइन सारी क्रियाकलाप होंगी। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं किसी को भी, न शैक्षिक योग्यता को लेकर परेशान होना है, न मोबाइल नंबर को लेकर, सारी चीज़ें अपडेट होंगी। बाकी लोग सदस्य लोग परीक्षा आपके बेसिस का परीक्षा तक मौजूद हैं, जो भी अपडेट होगा इसके जरिए वो लोग बातचीत करते रहेंगे, तो परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। और भी देख लेते हैं गाइडलाइन को, क्या क्या और भी मौजूद है इसमें। अब यहाँ से आप देखेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा हेतु निर्गत किया गया अनुक्रमांक, नाम तथा मोबाइल नंबर को NIC द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा। तदुपरांत अभ्यर्थियों को दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, और जिसे वेबसाइट पर यथास्थिति अंकित करने पर आपका आवेदन में जितनी प्रविष्टियाँ हैं 75 जिलों का आप विकल्प भर सकते हैं। अंतिम रूप से जब सबमिट कर देंगे उसके बाद पुनः एक बार OTP आएगा, और उसको अंतिम आप सबमिट करेंगे अंतिम रूप से, उसके बाद आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। तो बहुत ही आराम से, लॉकडाउन है, घर पे ही करना है सारा काम, तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से समय लेकर सारी चीज़ें आप करिए। इसके आगे यहाँ पे है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से लेकर जनपद आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से इस हेतु निर्मित सॉफ्टवेयर द्वारा संपादित की जाएगी। अभ्यर्थियों के गुणांक भारांक के आधार पर आपके अगणित मेरिट विकल्प जनपद में उपलब्ध रिक्तियों, आरक्षण एवं श्रेणी कैटेगरी के आधार पर जनपद आवंटित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद की सूची के अनुसार आवंटित जनपद में काउंसलिंग हेतु प्रतिभाग करना होगा, यानी वहाँ जाकर जनपद आवंटन के पश्चात नियुक्त हेतु चयनित अभ्यर्थी संबंधित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA के समक्ष निर्धारित तिथियों, जो डेट आपकी नोटिफाई हो जाएगी, उसके मध्य अपना जितना भी अभिलेख है, मूल अभिलेख है, उसके साथ आपको संपर्क करना होगा। अभिलेखों के वेरिफिकेशन के में अहर पाने जाने के बाद आपको आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसके बाद 5वां पॉइंट यहाँ पे कि नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी को आयोजित काउंसलिंग में अपने समस्त शैक्षणिक अन्य मूल अभिलेखों, उसकी 2 सेट स्व प्रमाणित छाया प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नाम से आपको बैंक ड्राफ्ट, समान OBC के लिए 500 का, अनुसूची SC ST के लिए 200 का, दिव्यांग के लिए निःशुल्क बैंक ड्राफ्ट लगेगा। इसके अलावा मोटे मोटे तौर पर लिख दिया गया है, नियुक्त होने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं का अंत भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा। एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ जाइए, ठीक है। बाकी चयन समिति अपना ये सारा काम करेगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा कि अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति हेतु अध्यापक सेवा नियमावली 1981 होगी, और चयन समिति में SC ST OBC के व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं, तो जिलाधिकारी जिला स्तर के अधिकारियों में से ऐसे जाति, जनजाति या वर्ग जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है के व्यक्तियों को चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा, ठीक है। तो ये इनका अपना अपना क्रियाकलाप है। इसके बाद किसी भी अनअहर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने का संपूर्ण दायित्व जनपदीय चयन समिति का होगा, ठीक है। चयन नियुक्ति के संबंध में अब ये देखिए, ये वो लोग हैं जो लोग बार बार यही प्रश्न पूछ रहे थे कि सर क्या होगा, मैंने नंबर में कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, तो मैंने बार बार यही शब्द बोल रहा था कि पूरा दायित्व जो चयन समिति होगी उसी का होगा। और यहाँ पर भी देखिए आपको यही देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो उस समय के हेड होते हैं और वहीं ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से करेंगे, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। बाकी चयन की प्रक्रिया क्या है, अंतिम रूप से आपका चयन किस प्रकार से होगा, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, ठीक है। बाकी विज्ञप्ति का प्रकाशन 17 को ही हो गया था, 18 से आज से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा 26 तारीख तक।
27 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपको जिला आवंटन मिल जाएगा। फिर 3 तारीख से 6 तारीख तक आप वहाँ पर जाकर सारे क्रियाकलाप कंप्लीट करेंगे। पुनः बता दूं, वेबसाइट है upbasiceduboard.gov.in पर। तो अभी थोड़ी देर का वेट कर लीजिए, शाम तक सारी चीज़ें एज इट इज हो जाती हैं। बाकी जैसी अपडेट मुझे मिलती है बेसिस का परिषद से, मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक जानकारी प्राप्त हो सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।